आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं। बिजली रह रहकर कड़क रही है और हल्की बारिश की बूंदें जगदीश के कच्चे घर की छत पर गिर रही हैं। अचानक दरवाजे पर एक जोरदार लात पड़ती है। सेठ धनीराम अपने 2 चमचों कालू और लाला के साथ अंदर घुस आता है। अरे ओ जगदीश, कान के पर्दे फट गए हैं क्या तेरे? सुनाई नहीं दे रहा? मैंने कहा अभी के अभी ये घर खाली कर, सामान उठा और अपने इस रोते हुए कुंबे को लेकर यहाँ से दफा हो जा। तूने 1 साल से फूटी कौड़ी भी ब्याज की नहीं दी है। अब बहुत हुआ तेरा नाटक, अभी के अभी निकल यहाँ से। सेठ जी, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। बाहर का मंजर तो देखिए, अभी तो बारिश शुरू हुई है और आसमान कैसे गरज रहा है। इस तूफान भरी रात में मैं अपनी पत्नी और इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? हम पर रहम कीजिए मालिक। रहम की बातें मंदिर में जाकर करना जगदीश। मुझे मेरा पैसा चाहिए, या ये जमीन और घर। तूने मेरा पैसा डुबोया है। कालू, लाला, देख क्या रहे हो? इसका सारा कूड़ा कबाड़ उठाओ और बाहर कीचड़ में फेंक दो। 1 मिनट भी ये यहाँ नहीं रुकना चाहिए। बारिश थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, लेकिन हवा तेज चलने लगती है। कालू और लाला घर के अंदर घुसकर जगदीश का सारा सामान, पुराने पीतल के बर्तन, फटे हुए बिस्तर, अनाज की आखिरी पोटली, सब बाहर कीचड़ में फेंक देते हैं। वे जगदीश और उसके परिवार को भी धक्का देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। मालिक, मुझे बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए। बारिश के कारण मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई, वरना मैं खुद आपके घर आकर पैसा दे देता। आप बड़े आदमी हैं, गरीबों पर इतना जुल्म मत कीजिए। देख जगदीश, मेरी 2 शर्तें हैं। या तो तू चुपचाप अपनी वो हाईवे वाली जमीन मेरे नाम कर दे, या फिर पूरी जिंदगी के लिए मेरा गुलाम बन जा। तुझे और तेरे परिवार को मेरे यहाँ मुफ्त में काम करना होगा। बोल, क्या मंजूर है? मालिक, आप उस छोटी सी जमीन का क्या करोगे? वो तो मेरे पुरखों की निशानी है। उसी से मेरे परिवार की दाल रोटी चलती है। अगर वो भी छिन गई तो हम भूखे मर जाएंगे। प्लीज मालिक, वो जमीन मत मांगिए। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, पर जमीन नहीं दे पाऊंगा। अभी गांव वालों के सामने ज्यादा जबरदस्ती करना ठीक नहीं। कहीं ये सब जगदीश के साथ ना खड़े हो जाएं और मेरा खेल बिगड़ जाए। चल ठीक है जगदीश, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अब तू इस घर का नहीं रहा। अब तू सड़क पर ही सोएगा। लाला, कालू, चलो यहाँ से। सेठ के जाते ही अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। जगदीश, राधा और बच्चे भीगते हुए सड़क पर खड़े हैं। राधा, हम यहाँ खड़े रहे तो बच्चों को निमोनिया हो जाएगा। चिंटू का बदन बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा है। चलो गांव वालों से पूछते हैं, कोई तो हमें 1 रात के लिए अपने छप्पर के नीचे जगह देगा। जी चलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। बिजली कितनी जोर से कड़क रही है। वे गांव के पहले घर का दरवाजा खटखटाते हैं। रामू भाई, अरे ओ रामू भाई, दरवाजा खोलिए, हम मुसीबत में हैं। बस आज की रात हमारे बच्चों को अपने घर के कोने में जगह दे दीजिए। बाहर बहुत तेज बारिश है। नहीं जगदीश भाई, सेठ धनीराम ने सबको चेतावनी दी है। जो तुम्हारी मदद करेगा, सेठ उसका भी जीना हराम कर देगा। हमें माफ करो भाई, तुम कहीं और देखो। वे दूसरे घर जाते हैं, तीसरे घर जाते हैं, पर हर कोई सेठ के डर से या तो दरवाजा नहीं खोलता या उन्हें दुत्कार कर भगा देता है। राधा, कोई हमारी मदद नहीं करेगा। सब सेठ के पालतू हो गए हैं। चलो जंगल की तरफ चलते हैं, वहां किसी बड़े पेड़ की छांव में रुक जाएंगे। रात का अंधेरा घना हो चुका है। वे जंगल के रास्ते पर चल रहे हैं। तभी उन्हें एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ दिखता है। वे उसके नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। जी, हमें बच्चों को किसी भी तरह बचाना होगा। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मीना और चिंटू भूख और ठंड से बेहाल हो रहे हैं। हाँ राधा, मैं भी इसी चिंता में। तुम यहीं बच्चों के साथ रुको, मैं जंगल के अंदर थोड़ा और जाता हूँ। वहां से कुछ बड़े पत्ते, लकड़ियाँ और बांस ढूंढ कर लाता हूँ। मैं यहाँ पेड़ के नीचे ही एक छोटा सा ढांचा बना दूंगा और ऊपर पत्ते लगा दूंगा, ताकि हम सूखे में रह सकें। जी, आप जल्दी आना। इस अंधेरे जंगल में अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं।
मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तू हिम्मत मत हार राधा, मैं बस अभी कुछ लेकर आया। बच्चों का ध्यान रखना। जगदीश जंगल के गहरे अंधेरे में चला जाता है। काफी देर हो जाती है। 1 घंटा, 2 घंटे, बारिश थोड़ी कम होती है, पर जगदीश वापस नहीं आता। राधा का दिल बैठने लगता है। माँ, बापू कहाँ गए? मुझे बहुत भूख लगी है और डर भी लग रहा है। बस अभी आएंगे बेटा, वो तुम्हारे लिए छत बनाने का सामान लाने गए हैं। तू आंखें बंद करके सो जा। माँ, बापू को जंगली जानवर तो नहीं खा गए? कुछ नहीं होगा बेटा, तुम दोनों सो जाओ। बापू बहादुर हैं, वो अभी आ जाएंगे। पूरी रात राधा एक पल के लिए भी नहीं सोई। उसकी आंखें जंगल के उस रास्ते पर टिकी थी जहाँ से जगदीश गए थे। सुबह हो गई, सूरज निकल आया, लेकिन जगदीश का कोई पता नहीं था। सुबह होते ही दोनों बच्चे सोकर उठ जाते हैं। राधा की हालत भी खराब है। उसे जगदीश की चिंता खाए जा रही है। माँ, अब तो सुबह हो गई, बापू अभी तक नहीं आए। हमें बहुत तेज भूख लगी है। क्या बापू हमें यहाँ अकेला छोड़ दे? नहीं बेटा, बापू कभी हमें नहीं छोड़ेंगे। शायद रात को रास्ता भटक गए होंगे। तुम डरो मत, माँ साथ है। चलो पहले कुछ खाने का इंतजाम करते हैं, फिर बापू को ढूंढेंगे। राधा बच्चों को लेकर जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में पहुंचती है। वहां एक साफ सुथरा घर था। राधा उस घर के सामने खड़ी होकर दरवाजा खटखटाती है। एक बुजुर्ग अम्मा दरवाजा खोलती हैं। कौन हो तुम बेटी? और ये छोटे छोटे बच्चे इतने बदहाल क्यों हैं? इनके कपड़े तो भीगे हुए हैं। अम्मा, मेरा नाम राधा है। हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। क्या मुझे आज के लिए यहाँ कुछ काम मिल सकता है? मेरे बच्चे कल से भूखे हैं। उन्हें खिलाने के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी, बस बच्चों को खाना दे दीजिए। अरे बेटी, तू पागल है क्या? काम की बात बाद में करना, पहले तू और ये बच्चे अंदर आओ। मेरा बेटा शहर में काम करता है, यहाँ घर में सब कुछ है, तू फिक्र मत कर। अम्मा उन्हें गरम गरम खाना खिलाती है। बच्चे भूख के कारण जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। अम्मा राधा के पास आकर बैठती है। बेटी, तू इतनी उदास और घबराई हुई क्यों है? तुझे देखकर लगता है जैसे तू किसी बड़े तूफान से गुजर कर आ रही है। क्या बात है बेटी? मुझे अपना समझकर बता। नहीं नहीं अम्मा, कुछ नहीं, बस बच्चों की ही टेंशन थी। हम बस थोड़ा भटक गए थे। राधा अपनी आंखों में आंसू छिपा लेती है। उसे डर है कि अगर उसने सच बताया तो शायद ये अम्मा भी उसे घर से निकाल दें। अम्मा उन्हें विदा करते समय एक झोले में कुछ फल और अनाज भी देती है। ये ले बेटी, ये फल बच्चों को रास्ते में खिला देना और हिम्मत मत हारना, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। राधा अम्मा का शुक्रिया अदा करके वापस जंगल की ओर मुड़ती है, जहाँ उसे अब अकेले ही अपनी दुनिया बसानी थी और जगदीश को ढूंढना था। वह चारों तरफ देखती है। कीचड़, जंगली जानवरों के पैरों के निशान और रुक रुक कर हो रही बारिश उसे डरा रही थी। नहीं, मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती। जगदीश जी का कुछ पता नहीं है और इन मासूम बच्चों को मैं इस जमीन पर असुरक्षित नहीं छोड़ सकती। कभी भी कोई जानवर हमला कर सकता है या सेठ के गुर्गे हमें उठा ले जा सकते हैं। तभी राधा की नजर पास ही बह रही एक चौड़ी नदी पर पड़ती है, जिसके बीचों बीच एक विशाल और बहुत पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। वो पेड़, अगर मैं उस नदी के बीच वाले पेड़ पर घर बना लूं, तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। पानी के कारण कोई जानवर वहां नहीं जा पाएगा और जमीन का कोई दुश्मन भी वहां पहुंचने से पहले 100 बार सोचेगा। हाँ, मुझे यही करना होगा। राधा अपनी कमर कस लेती है। वह जंगल से मजबूत बांस काटती है और उन्हें लताओं से बांधकर एक नाव जैसा बेड़ा तैयार करती है। मीना, चिंटू, तुम दोनों यहाँ बैठो। मैं इस बांस के बेड़े से उस पेड़ तक जाऊंगी। तुम बस प्रार्थना करो कि मैं कामयाब हो जाऊं। राधा मेहनत करती है। वह बेड़े पर बैठकर बांस की चप्पू से नदी के बीच वाले पेड़ तक पहुंचती है। वह दिन भर कड़ी मेहनत करती है। ऊंची टहनियों पर बांस बिछाती है, मजबूत रस्सियों से उन्हें बांधती है और ऊपर से बड़े बड़े पत्तों की छत बना देती है। शाम होते होते एक सुंदर और सुरक्षित पेड़ घर तैयार हो जाता है। देखो बच्चों, अब हम यहाँ रहेंगे। मीना,
तू बड़ी है, अपने छोटे भाई का पूरा ध्यान रखना। मैं अब तुम्हारे बापू को ढूंढने जा रही हूँ। जब तक मैं ना आऊं, ये लकड़ी का दरवाजा अंदर से बंद रखना और कोई भी आवाज आए बाहर मत झांकना। माँ, आप डरना मत, मैं चिंटू को संभालूंगी। आप बस बापू को जल्दी लेकर आना। हाँ बेटी, मैं उन्हें लेकर ही वापस आऊंगी। राधा बच्चों को सुरक्षित करके फिर से गांव की ओर भागती है। वह हर गली, हर चौराहे पर पूछती है, पर कोई कुछ नहीं बताता। थक कर वह सेठ धनीराम की हवेली के पीछे वाले रास्ते से गुजर रही होती है। मुझे एक बार सेठ के घर के पास भी देखना चाहिए, क्या पता उसने ही मेरे पति को कहीं छुपा रखा हो। जैसे ही राधा हवेली की पिछली दीवार के पास पहुंचती है, उसे अंदर से एक जानी पहचानी कराहने की आवाज आती है। सेठ जी, मुझे छोड़ दीजिए। मेरी पत्नी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये तो जगदीश जी की आवाज है, तो इसका मतलब सेठ ने उन्हें अगवा किया है। राधा हिम्मत करके हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचती है। सेठ का एक चमचा दरवाजा खोलता है। राधा उसे धक्का देकर सीधे अंदर उस कमरे में घुस जाती है जहां से आवाज आ रही थी। कमरे के अंदर जगदीश नीचे फर्श पर बैठा है, उसके हाथ जुड़े हुए हैं। सामने सेठ धनीराम एक बड़ी आलीशान कुर्सी पर बैठा है। जी, आप यहाँ? और ये सब क्या हो रहा है? इन्होंने आपको यहाँ क्यों बिठा रखा है? राधा, तुम यहाँ कैसे पहुंची? ये सेठ और इसके आदमी मुझे कल रात जंगल से उठा लाए थे। ये मुझे घर नहीं जाने दे रहे। सेठ जी, ये क्या बदतमीजी है? आपने मेरे पति को कैद क्यों किया है? क्या अब आप लोगों को अगवा भी करने लगे? अरे राधा, अगवा बगवा कुछ नहीं, मैं तो बस अपने पुराने दोस्त जगदीश से बात कर रहा था। देख जगदीश, तेरी पत्नी भी आ गई। अब ज्यादा नखरे मत कर और चुपचाप इन कागजों पर अपने दस्तखत कर दे। मुझे तेरी वो हाईवे वाली जमीन चाहिए। अगर दस्तखत नहीं किए तो याद रखना, तेरी जिंदगी को मैं यहीं इसी कमरे में नरक बना दूंगा। राधा, ये मेरे पुरखों की जमीन चाहता है, मैं इसे कैसे दे दूं? ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। जी, मेरी बात सुनिए। जमीन तो हम फिर से बना लेंगे, मेहनत करेंगे तो सब वापस आ जाएगा। पर अगर आज आपको कुछ हो गया तो हम सब जीते जी मर जाएंगे। दे दीजिए इन्हें वो जमीन, हमें बस आप सलामत चाहिए। ठीक है सेठ, ले ले मेरी जमीन, पर याद रखना, गरीबों की आह तुझे कभी सुखी नहीं रहने देगी। जगदीश कांपते हाथों से कागजों पर दस्तखत कर देता है। सेठ कागज छीनकर खुशी से झूम उठता है। कालू, दरवाजा खोल, इन कंगालों को बाहर निकालो, अब मेरा काम हो गया है। राधा जगदीश को सहारा देकर हवेली से बाहर लाती है। जगदीश बहुत कमजोर हो गया है। राधा उसे सीधे जंगल की ओर नदी के किनारे ले जाती है। राधा, हम इस नदी के पास क्यों आए हैं? हमारे पास तो अब कुछ नहीं बचा, न घर न जमीन। हम कहाँ सोएंगे? जी, उस पेड़ की तरफ देखिए। जगदीश देखता है कि नदी के बीच वाले पेड़ पर एक सुंदर सा घर बना हुआ है। अरे राधा, ये क्या है? ये घर तुमने बनाया? वो भी नदी के बीचों बीच? जी, ये हमारा नया घर है, नदी के बीच बना पेड़ घर। यहाँ हमें किसी सेठ का डर नहीं है और ना ही किसी जंगली जानवर का। यहाँ हम अपनी मेहनत से नई जिंदगी शुरू करेंगे। राधा, तुम वाकई बहुत महान हो। तुमने डूबते हुए परिवार को किनारा दे दिया।